आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहा जाता है और पाहन पढ़ा व्यवस्था ही भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। यह प्रश्न बनता है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था किससे मिलती जुलती है, तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ पद हैं जिसे मैं पहले ही डिस्क्राइब कर देता हूं, जिससे आप लोगों को चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पद है पाहन का। पाहन जो है गांव के प्रबंधन, संचालन तथा धार्मिक कृत्यों का कार्य संपादित करता है। पाहन ही जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है। याद रखिएगा, पाहन जो है गांव का धार्मिक प्रधान है। इसके अलावा पाहन जो है किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। पाहन का जो पद है किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। याद रखिएगा, सभी धार्मिक पाठ, पूजा, त्योहार, शादियों आदि का कार्य जो है पाहन की विधिवत रूप से करवाता है। ये सारे कार्य जो है पाहन ही करवाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग महतो। महतो जो है गांव का प्रधान होता है। महतो जो है गांव का प्रधान होता है और यह पाहन का सहायक भी होता है। इसके अलावा महतो जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। महतो के पास जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग मांझी। मांझी जो है, मांझी का काम महतों की बातों को लोगों तक पहुंचाना है। महतो जो है पंचायत के अंतर्गत जो पंचायती आदेश देते हैं उसे लोगों तक मांझी पहुंचाता है और यह जो है महतो का सहयोगी भी होता है। मांझी जो है महतो का सहयोगी है। मांझी की सहायता से ही महतो पंचायत को सुचारू रूप से चलाता है। याद रखिएगा, मांझी की ही सहायता से। अगला हम लोग देखते हैं पढ़ा या पढ़ा। पढ़ा या पढ़ा जो है कई गांव, जैसे 7 गांव, 12 गांव, 21 गांव या 22 गांव की सामूहिक पंचायत को कहते हैं। पढ़ा जो है कई गांवों के सम्मिलित रूप से जो मिले हुए होंगे उनके सामूहिक पंचायत को पढ़ा कहते हैं। इस तरह के पंचायत में पुरुषों के साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती है। याद रखिएगा। और पढ़ा पंचायत में जो है 3 स्तरों में विभाजित है। पढ़ा पंचायत 3 स्तरों में विभाजित है। पहला है निम्न स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा उच्च स्तर। ये सब प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पढ़ा पंचायत कितने स्तरों में विभाजित है, तो 3 स्तरों में विभाजित है। इसके अलावा पढ़ा पंचायत जो है गांवों के बीच विवादों का निपटारा पंचायत के माध्यम से करता है। याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं अगले की ओर। पढ़ा या पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख या मुखिया होता है। पढ़ा या पढ़ा राजा। पढ़ा राजा का कर्तव्य होता है कि महतों के द्वारा कोई मामले जो होते हैं जिसपे वो निर्णय नहीं दे पाता है, वैसे विवादों की सुनवाई करता है और उस पर निर्णय देता है पढ़ा राजा। अगला देखते हैं पढ़ा या पढ़ा दीवान। सर्वोच्च पदाधिकारी है ये पढ़ा राजा से भी ऊंचा है। पढ़ा या पढ़ा दीवान जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसका काम सभी राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। अगला पद है बैगा का। बैगा जो है पाहन का सहयोगी होता है। बैगा जो है पाहन का सहयोगी होता है। इसके अलावा सारे ग्रामीण देवताओं का आवाहन भी बेगा ही करता है। गांव के जितने भी देवताएं होते हैं उनका आवाहन जो है बेगा ही करता है। सर्वप्रथम बेगा ही गांव का लौकिक प्रधान था, परंतु महतो के आने के बाद यह कार्य महतो द्वारा किया जाने लगा। अब अगला देखते हैं अखड़ा। अखड़ा जो है न्याय के लिए एकत्र होने वाला स्थान है। अब इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उरांव जो है 2 तरह के हैं, एक भुइयर है और दूसरा जैठ रैयत या रैयत जिसे बोला जाता है। भुइयर उन्हें बोला जाता है जो जंगल को साफ कर नए गांव का निर्माण किए। जो शुरुआती दौर में आए वो भुइयर कहलाए, जो जंगल को साफ करके नए गांवों का निर्माण किए। और उसके बाद जो गांव बस गया उसमें जो रहने आए उसे जैठ रैयत या रैयत कहते हैं।
जो बसे बसाए गांव में स्थापित हुए। आगे देखते हैं। जंगल को साफ कर खेत बनाने वाले भुइयर कहलाए तथा इनके द्वारा बसाए गए गांव भुइहरी गांव कहे जाने लगे। इस गांव के परिवार भुइहरी खूट के नाम से जाने गए। भुइहरी खूट की दो शाखाएं बनी, पाहन खूट और महतो खूट। ये सब जानिए, जहां पे इंपॉर्टेंट आएगा मैं दोहरा दूंगा। अगला हम देखते हैं। आरंभ में पाहन गांव का एकमात्र प्रधान पदाधिकारी था। आरंभ में जो है पाहन गांव का एकमात्र प्रधान पदाधिकारी था, यानी पाहन ही प्रधान था। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में यानी आरंभ में जो है पाहन जो है गांव का एकमात्र प्रधान पदाधिकारी था, जो धार्मिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक सभी प्रकार के मामलों के लिए उत्तरदायी था। लेकिन आगे चलकर पाहन धार्मिक मामलों के प्रधान के रूप में परिवर्तित हो गया तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रधान के रूप में महतो का पद स्थापित हुआ। याद रखिएगा, आरंभिक दौर में जो है सारे कार्य पाहन द्वारा किए जाते थे। वह गांव का प्रधान होता था, वे सारे कार्य करते थे। लेकिन आगे चलकर जब महतो आए तो पाहन जो है सिर्फ धार्मिक प्रधान रह गए और राजनीतिक और प्रशासनिक प्रधान महतो हो गए। आगे चलते हैं। महतो का चुनाव प्रति 3 वर्ष में होता है, किंतु यह उसी पीढ़ी का कोई सबसे बड़ा व्यक्ति ही बनता है। हर प्रत्येक 3 वर्ष में जो है महतो का चुनाव होगा, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति बनेगा वह उसी पीढ़ी का होगा जिसके पहले थे। यानी महतो जो था उसी के पीढ़ी का जो है बड़ा व्यक्ति फिर से महतो बनेगा। महतो गांव के समारोहों का प्रमुख होता है। याद रखिएगा, महतो जो है गांव के समारोहों का प्रमुख होता है तथा इसका काम है गांव का संबंध बाहर के गांवों से बनाना। ये क्वेश्चन बनता है कि गांव के समारोहों का प्रमुख कौन होता है, तो महतो होता है। उरांव की एक कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होगा और उसके जो प्रधान है वो महतो होते हैं। ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है उसके प्रधान महतो होते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होगा उसके प्रधान महतो होंगे और धार्मिक प्रधान जो है पाहन होंगे। फिर ग्राम स्तर से जो है ऊपर का जो श्रेणी आता है वो पढ़ा होता है, जो 7 गांव, 12 गांव, 21 गांव या 22 गांव को मिलाकर होता है। उसके जो है मुखिया राजा कहलाते हैं। याद रखिएगा, पढ़ा के मुखिया राजा कहलाते हैं। अब देखिए हम लोग राजा के सहायक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजा के 3 सहायक हैं, दीवान, पनबल और कोतवार। यहाँ पे तो छूट गया है, ये कोतवार है, तो है कोतवार। तो राजा के 3 सहायक कौन है? दीवान, पनबल जिसे पनेर भी कहा जाता है और कोतवार। दीवान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, राजा का मुख्य सलाहकार। पनबल या पनेर जो है कल्याणकारियों का प्रधान होता है और कोतवार जो है सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का उत्तरदायी होता है। कोतवार, ये तो है यहाँ पे कोतवार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई गांवों की सामूहिक पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। इस तरह के पंचायत में पुरुषों के साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। पढ़ा पंचायत 3 स्तरों में विभाजित है, जो इस प्रकार है: निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर। एक पढ़ा में कई प्रकार के गांव शामिल किए जाते थे जो राजस्व के उपभोग पर आधारित था। याद रखिएगा, एक पढ़ा में जो है कई प्रकार के गांव शामिल है जो राजस्व के उपभोग पर आधारित था। देखते हैं कौन कौन से गांव थे। पहला है राजा गांव, इसका राजस्व राजा के व्यक्तिगत खर्च के लिए आवंटित था। अगला है दीवान गांव, दीवान के वेतन के रूप में राजस्व का आवंटन होता था यहाँ पे। अगला है पनेर गांव, पनेर के वेतन के रूप में राजस्व का आवंटन पनेर गांव से होता था। अगला है कोतवार गांव, कोतवार को वेतन के रूप में राजस्व का आवंटन होता था यहाँ से। फिर अगला है प्रजा गांव होता था, जो बचे हुए जितने भी गांव हैं, शेष जितने भी गांव बचे हुए हैं वो प्रजा गांव होते थे। इसका राजस्व सामाजिक कल्याण के लिए आवंटित था।
अब कुछ फैक्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। कुंवारा पाहन नहीं बन सकता था, यानी वे वैसे लोग जिसका शादी नहीं हुआ है वे पाहन नहीं बन सकते थे। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। याद रखिएगा, पाहन जो है कभी भी कुंवारा आदमी नहीं बनेगा। पाहन एवं महतों को कर लगाने, वसूलने या कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, पाहन और महतों को जो है कोई भी वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे कर लगाने का, वसूलने का, ये अधिकार पाहन को नहीं है। ये सारे अधिकार पंचायत और पंचों में निहित है, सन्निहित है। इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे फैक्ट देखते हैं हम लोग। गांव के सभी विवाद ग्राम पंचायत में सुलझाए जाते थे, जिसमें पंचों की नियुक्ति की जाती थी, जो महतों की अध्यक्षता में न्यायिक कार्य संपन्न करते थे। पंचों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाता था तथा अपने परंपरा एवं रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को ही पंच नियुक्त किया जाता था। ये सारे फैक्ट हैं। अगला है, पाहन एवं महतो ग्राम पंचायत अथवा पंच सभा के निर्देशों पर ही कार्य करते थे। याद रखिएगा, पाहन और महतो जो है ग्राम पंचायत अथवा पंच सभा के निर्देशों पर ही कार्य करते थे तथा कर लगाने, वसूलने एवं अन्य वित्तीय अधिकार, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया, कर लगाने, वसूलने एवं अन्य वित्तीय अधिकार पंचायत में निहित था। प्रश्न बनेगा कि उरांव शासन व्यवस्था में कर लगाने, वसूलने एवं वित्तीय अधिकार किसमें निहित थे? तो पंचायत में निहित था तथा पंचायत की सहमति से ही पाहन एवं महतो अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उरांव यह मानते हैं कि धर्मेश के बाद इस पृथ्वी पर पंचायत ही सर्वोच्च शक्ति है। याद रखिएगा, उनके जो देवता है धर्मेश, उनके बाद जो है पृथ्वी पर पंचायत ही सर्वोच्च शक्ति है। ये किस जनजाति, किसके द्वारा माना जाता है? तो उरांवों के द्वारा माना जाता है। ग्राम पंचायत में सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाता था। ग्राम पंचायत में जो है जितने भी प्रकार के विवाद आते थे सबका निपटारा जो है ग्राम पंचायत में ही होता था तथा पंचायत में महतो या पाहन से मौखिक शिकायत के आधार पर कार्रवाई आरंभ की जाती थी। याद रखिएगा, पंचायत में जो है महतो या पाहन से मौखिक शिकायत किया जाता था, उसी के आधार पर कार्रवाई शुरू होता था। किसके मौखिक शिकायत पे स्टार्ट होता था कार्रवाई? तो महतो या पाहन के। शिकायत की सुनवाई के लिए गौराइत नामक अधिकारी दोनों पक्षों के शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त को पंच के समक्ष प्रस्तुत करता था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे जो है एक पद आ रहा है गौराइत का। यह जो है गौराइत नामक जो अधिकारी है, यह दोनों पक्षों के शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त को पंच के समक्ष प्रस्तुत करता था। कौन करता था? तो गौराइत करता था। पंच के समक्ष जो है शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त को कौन प्रस्तुत करता था? तो गौराइत करता था तथा न्यायिक प्रक्रिया में मौखिक गवाही का प्रचलन था। उरांव प्रशासन में जो है न्यायिक प्रक्रिया में मौखिक गवाही का प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। उरांव जनजाति में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान शपथ प्रक्रिया का पालन किया जाता था तथा गवाहों एवं शिकायतकर्ता की सत्यता के लिए कठोर जांच प्रणाली की प्रक्रिया विद्यमान थी। न्यायिक प्रक्रिया में सभी निर्णय पंचों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता था तथा जाति बहिष्कार सबसे कठोरतम दंड था। याद रखिएगा, उरांव प्रशासन में जो है सबसे कठोरतम दंड क्या था? तो जाति बहिष्कार। लेकिन यह दंड पढ़ा पंचायत के अनुमति से ही लागू किया जा सकता था। यह जो है जाति बहिष्कार का दंड जो है पढ़ा पंचायत के अनुमति से ही लागू होता था। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत के कर्तव्य। पढ़ा पंचायत के क्या क्या कर्तव्य हैं? 2 या 2 से अधिक गांव के आपसी विवाद का समाधान करना पढ़ा पंचायत का कर्तव्य है। 2 या 2 से अधिक गांव के आपसी विवाद का समाधान किसका कर्तव्य है? पढ़ा पंचायत का। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना भी पढ़ा पंचायत का कर्तव्य है। सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी पढ़ा पंचायत द्वारा ही किया जाता था। सामूहिक शिकार का आयोजन भी जो है पढ़ा पंचायत द्वारा किया जाता था।
समाज के कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित भी पढ़ा पंचायत ही करते थे। यदि कोई गांव अपने पढ़े को छोड़कर अन्य पढ़े में शामिल होना चाहता हो तो उस स्थिति में वह उस पुराने पढ़ा का भी सदस्य रहते हुए भी नए पढ़े का सदस्य स्वीकार कर लिया जाता था। इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए फिगर है, यहाँ पे जैसे दूसरे पढ़े के ये गांव हैं, कुछ गांव हैं, वह जो है अपने पढ़े को छोड़कर किसी और पढ़े में शामिल होना चाह रहे हैं। तो यह जो है यहाँ से दूसरे पढ़े में तो आ गए, यह जो गांव है अपने पढ़े को छोड़कर दूसरे गांव में तो शामिल हो गए, लेकिन यह अपने पढ़े के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ ये नए पढ़े की भी वो सदस्य हो गए। और ये जो नए पढ़े में आकर शामिल हुए तो ऐसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है। और धीरे धीरे क्या होता था, बहुत सारे गांव जो है दूसरे पढ़े में शामिल हो जाते थे, जो दूध भैया गांव था, और ये एक बहुत बड़ा जो है पढ़ा बन जाता था जिसको अंतर पढ़ा कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं इसको फिर से हम लोग। यदि कोई गांव अपने पढ़े को छोड़कर अन्य पढ़े में शामिल होना चाहता हो तो उस स्थिति में वह उस पुराने पढ़े का भी, अभी मैंने बताया जो पुराना पढ़ा था उसका भी सदस्य रहते हुए नए पढ़े का भी सदस्य स्वीकार कर लिया जाता था। ये नए पढ़े का भी वो सदस्य हो गया, साथ ही साथ पुराने पढ़े का भी सदस्य हो गया, तथा ऐसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता था। अभी मैंने बताया जो नया गांव बन रहा है उसे दूध भैया गांव कहा जा रहा है, यानी पुराने पढ़े से निकलकर जो नए पढ़े में शामिल हुए वैसे बहुत सारे गांव इकट्ठा हो गए, उसे दूध भैया गांव कहा जाने लगा। ऐसे दूध भैया गांव के समावेश से पढ़ा से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता था जिसे अंतर पढ़ा कहते थे। और धीरे धीरे बहुत सारे गांव इकट्ठा हो गए, यानी दूध भैया गांव बहुत सारे इकट्ठा हो गए जो पुराने पढ़े से भी बहुत बड़ा एक पढ़ा बन जाता था जिसे अंतर पढ़ा कहा जाता था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाहन एवं महतो का पद भुइयड़ समूह के लोगों के लिए आरक्षित था। याद रखिएगा, पाहन एवं महतो का जो पद है भुइयड़ समूहों के लिए ही आरक्षित था तथा अविवाहित व्यक्ति ये पद धारण नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें शादीशुदा होना आवश्यक था, यानी कि विवाहित आदमी ही जो है ये सारे पद धारण कर सकते थे। पाहन और महतो का, पाहन के वंशज पाहन खूट एवं महतो के वंशज महतो खूट कहलाते थे। सर्वप्रथम बैगा ही गांव का लौकिक प्रधान था, परंतु महतो के आने पर यह कार्य उसके द्वारा किए जाने लगा। सारे ग्रामीण देवता का आवाहन बैगा करता है, यह सब याद रखिएगा। सेवकों की भूमि के प्रकार थे। सेवक जो हैं जैसे कि पाहन महतो ये सब के भूमि के प्रकार देखते हैं हम लोग। मंजीहस भूमि अर्थात पढ़ा प्रमुख की भूमि। मंजीहस भूमि किसकी होगी? तो पढ़ा प्रमुख की भूमि होगी। पहनई भूमि अर्थात पाहन की भूमि, ये जो पहनई भूमि है पाहन की भूमि है। महतोई भूमि गांव के महतो यानी प्रमुख की भूमि। महतोई भूमि किसकी है? तो महतो की भूमि है। पनभड़ा भूमि अर्थात पाहन के सहायक को परवरिश के लिए जो भूमि दी गई उसे हम लोग पनभड़ा भूमि कहते हैं। तो आज की क्लास में यही तक रहेगा चैप्टर। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को दबा दीजिए। लेटेस्ट जानकारी आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। थैंक यू।